अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा प्रारूपित 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों के संबंध में। जिन बोलों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन सुंदर बनता है, अच्छा बनता है, व्यवहारिक बनता है, अनुशासित बनता है और ऐसे व्यक्ति समाज में जीने योग्य होते हैं, रहने योग्य होते हैं। और कोई व्यक्ति समाज में जीने योग्य आचरण नहीं करता, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, गलत धंधे करता है, तो विभिन्न सरकारें पकड़ के जेल में डालती हैं, सजा देती हैं, उनको अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न की जाती हैं। तो आदमी अपने आप के जीवन को ऐसा क्यों बनाए कि कलंकित हो जाए, जेल में जाने का काम हो जाए, फांसी पे लटकने का काम हो जाए? ऐसा काम क्यों करे? अपने आप के जीवन को शांत, अच्छा, अनुशासित बनाए, जो कि मानव जाति के लिए वरदान बन जाता है। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति अपने आप में इकाई है और एक एक इकाई अच्छी हो जाए, अनुशासित हो जाए, मर्यादित हो जाए तो टोटल मानव समाज का वातावरण सुंदर बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न किसका है? साधु समाज कोशिश करे, समाज शास्त्री कोशिश करें, हर परिवार के जो बड़े लोग हैं वो प्रयास करें। और ऐसा नहीं कि इन प्रयासों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत लोग समाज कंटक होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, उनका आचरण समाज में फिट नहीं बैठता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब अच्छा चलता रहे। आपके समक्ष एक सूत्र की चर्चा चल रही है, जिसका भाव यह है कि ग्रस्त में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति ऐसे स्थान से अपने मकान को छोड़ के कहीं अन्यत्र चला जाए जहां हिंसा है, मारधाड़ है, अशांति है, उपद्रव है, कलेश है। ऐसे देश और नगर को छोड़ के अन्यत्र चला जाए। कहां चला जाए? जहां शांत वातावरण है, लोग प्रेम से रहते हैं, जाति और धर्म के नाम पर लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के धर्म, मर्यादाओं और आचरणों का सम्मान करते हैं, उदार दृष्टिकोण वाले लोग हैं। ऐसे स्थान पर रहना अच्छा रहता है, शांत रहता है। लेकिन आज के वर्तमान हालात में तो हम देख रहे हैं, लगभग पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े शहर हैं वहां आम तौर पर आज धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर रगड़े झगड़े ज्यादा देखने में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो भले लोग हैं ऐसे वातावरण में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। हमारे देश में कुछ समय पहले, शायद 2-2.5 साल हो गए, एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता की पत्नी ने एक कमेंट्स कर दिया कि ये देश रहने लायक नहीं है। इतना कहना मात्र था, कट्टरवादी लोग उनके पीछे पड़ गए, भागो यहां से, छोड़ दो देश, चले जाओ यहां से, ऐसा है वैसा है। और जहां तक मैं उस महिला को समझता हूं, बड़ी संवेदनशील, पढ़ी लिखी, समझदार महिला है। जब हम लोग, यानी कि हमारे में से जो लोग थोड़े से बहुत ही अच्छे ग्रेड के होते हैं, तो उन्हें ये सारे वातावरण मन में चिढ़ पैदा करते हैं कि क्या हो रहा है, ये कोई रहने लायक जगह है? तो ऐसा भला आदमी, सज्जन आदमी सोचेगा और वो कहीं शांत जगह जाने की कोशिश करेगा। तो यहां जो कहा गया है कि उपद्रव रहित क्षेत्र में जाकर के व्यक्ति निवास करे, जहां उपद्रव है, मारधाड़ है, हिंसा है,
बदले की भावना है, कानून का शासन नहीं है, वहां कोई भी भला आदमी रहना पसंद नहीं करेगा। यहां तक कि बहुत सारी इंडस्ट्री उन क्षेत्रों को छोड़ छोड़ के चली जाती है जहां लगातार हिंसा, मारधाड़ रोजाना बंद किए जा रहे हैं, शहर बंद है, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो वहां कौन क्या व्यापार करेगा, काम धंधे करेगा। तो शांति की कीमत है, हमें शांत वातावरण का निर्माण बनाना चाहिए। तो यह बात आ रही है बार बार, उपद्रव वाले क्षेत्र को छोड़ दे। अब उपद्रव किसको कहें? तो उपद्रव के यहां जो बात बतलाई गई, दो बतलाई गई हैं। उपद्रव का मतलब है जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है, जहां रोज युद्ध होता है, हमले होते हैं, बम गिराए जाते हैं, मिसाइलें चलती हैं, हथगोले फेंके जा रहे हैं, स्टेन गन चलाई जाती है, AK-47 चलाई जाती है, निरपराधी अपराधी सब तरह के लोग मारे जाते हैं, सब युद्धग्रस्त क्षेत्र है। आज युद्ध का सारा दृश्य उपग्रहों के द्वारा, वीडियो के द्वारा आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचता है और युद्ध के दृश्य लोग बाग देखते हैं, कैसे कैसे टैंक अपना काम कर रहे हैं, कैसे मिसाइलें चल रही हैं। लेकिन ये कोई शोक नहीं होना चाहिए, मन में ख्याल होना चाहिए कि शांति हो। तो युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहना उचित नहीं, तो इसको माना है उपद्रव। दूसरा माना है कि वो क्षेत्र जहां संक्रामक रोग, ऐसी बीमारियां जहां लगातार चलती रहती हैं और उस क्षेत्र की जलवायु ऐसी खराब है कि अच्छा बिच्छा आदमी भी जाकर के वहां बीमार हो जाए। तो जहां संक्रमण ज्यादा है, संक्रामक रोग ज्यादा है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाए, चला जाए, अच्छी जगह पर रहे, जहां उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, कमाई कम होगी, स्वास्थ्य तो अच्छा है। दिल्ली में लोग रहते हैं, ठीक है, राजधानी है, साल भर कुल मिला के मौसम ठीक ठाक रहता है, लेकिन दीपावली के आसपास लगभग महीना सवा महीना पॉल्यूशन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। तो लोग ऐसा सोचने लग गए हैं कि वे रिटायरमेंट के बाद दिल्ली छोड़ के अपने गांव चले जाएंगे, यहां जहर में कौन रहेगा। ये तो दिल्ली क्या है, गैस चैम्बर बन गया है। हालांकि सच्चाई ये है कि दिल्ली का स्वयं का इतना पॉल्यूशन नहीं है जितना पॉल्यूशन बाहर से अन्य कारणों से आता है। या तो दिल्ली थोड़ी नीचाई में है, या वायु का दबाव कुछ ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से जो है ऐसा हो जाता है। लेकिन लोग बाग मजबूरी में रहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, बीमारियां फैलती हैं। आज के न्यूज़पेपर में देख के आया हूं अभी थोड़ी देर पहले कि पॉल्यूशन की अधिकता की वजह से काफी बड़ी मात्रा में लोगों के लंग्स, फेफड़े, फुफ्फुस खराब हो जाते हैं और लंबे समय के लिए खराब हो जाते हैं। और कोरोना की वजह से भी फेफड़े लंबे समय के लिए खराब हो जाते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान का ऐसा कहना है, जो कि वर्ल्ड फेम डॉक्टर हैं हार्ट के। तो आपका लंग्स खराब है तो आपकी श्वास प्रणाली तो अपने आप खराब हो ही जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा पूरे अंदर आपके लंग्स ले नहीं पाएंगे। परिणाम है कि आप कई तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। तो इसलिए जहां संक्रामक रोग फैलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, उससे बाहर आना चाहिए। आज हमारे देश में पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ प्रयास विभिन्न सरकारें और कोर्ट करती भी है। तो धर्म और संस्कृति के नाम पर हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमारे धर्म में तो आतिशबाजी चलाने का विधान है और हम तो चलाएंगे। हालांकि विधान कहीं शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसको जोड़ लिया गया है और उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? राजनीति चमकानी है। अरे लोग मर रहे हैं, जहर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, थोड़ी समझदारी बढ़ाई जाए। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो उपद्रव की यहां दो परिभाषा बतलाई है। एक युद्धग्रस्त क्षेत्र। अब युद्ध का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान या चाइना के साथ ही नहीं है। दो जाति, दो धर्म के लोग लड़ रहे हैं, वो भी अपने आप में युद्ध है, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं।
तो गृह युद्ध हो, बाहर देश से युद्ध, युद्ध तो युद्ध है, सुरक्षा कहाँ है? हमारे देश में लोग ये हमेशा ढूंढते रहते हैं कि मैं ऐसे मोहल्ले, ऐसे नगर में रहूंगा जब मेरे धर्म, मेरी जाति, मेरे वर्ग के लोग रहते हों, और दूसरे वालों के बीच में वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। और स्पष्ट कहूं तो हिंदुओं के मोहल्ले में मुस्लिम नहीं आना पसंद करता, मुस्लिमों के मोहल्ले हिंदू रहना पसंद नहीं करता। ये क्या असुरक्षा का भाव है, उपद्रव की संभावनाओं का भाव है। और यूं देखो तो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति अपनी जाति, धर्म के बीच में रहकर खुश भी होता है, वहां उसको वैसा कल्चर मिलता है। बड़े महानगरों के अंदर छोटे छोटे नगर, मोहल्ले बसे रहते हैं, कहीं किसी जाति के लोग ज्यादा हैं, कहीं किसी जाति और धर्म के ज्यादा हैं। इस प्रकार की स्थितियां देखने में आती हैं। और एक चीज और है, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं बॉर्डर के आसपास, वो भी काफी असुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान से लगता जो बॉर्डर है, वहां पर जो है अक्सर जो 5 किलोमीटर की रेंज में गांव है, उनको युद्ध के समय खाली करवा के पीछे भेजा जाता है। ना भी भेजे तो कई बार उनके मकानों पर आके गोलियां लगती हैं, मोर्टार आके टकराते हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी खेतों में काम करने में गोली लग जाती है, ऐसा भी होता है। भय तो उनको बना रहता है। तो कहने का मतलब है कि सुरक्षा को प्रधानता देनी है, उपद्रव रहित क्षेत्र के अंदर रहना है। आप कल्पना करें, एक ऐसा क्षेत्र है जो उपद्रव वाला है, लेकिन आपको वहां कमाई अच्छी है, वहां आप नोट कमा सकते हैं। नशीला पदार्थ नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या श्रीलंका से और देश से महंगे नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करके देश में लाते हैं, बेचते हैं, कमाई तो उनकी अच्छी हो जाती है। लेकिन कब बीएसएफ के जवानों की गोली छाती में आके लग जाए, कोई भरोसा है? वो विधवा घर में रोएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसकी परवाह करी? कम कमा लो, मेहनत कर लो, लेकिन ऐसा धंधा करना जिसमें सुरक्षा की स्थिति नहीं है, तो वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। ऐसा बिजनेस किस काम का जो या तो आपको जेल पहुंचा दे, या आपका कोई मर्डर कर दे क्योंकि आप बहुत कमा रहे हो, या आप गलत तरीके से कमा रहे हो, या आपके कोई उसी लाइन के कंपटीटर हैं। तो कहने का मतलब है कि वो पैसा किस काम का, जिस पैसे के कमाने, लाने आदि में सुरक्षा ही नहीं है। कब जीवन में प्राणों पर संकट आ जाए तो भरोसा नहीं है। तो जहां शांति और सुरक्षा नहीं है, ऐसा धन किसी मतलब का नहीं है। जीवन को सेफ रखना, शांत और सुरक्षित रखना, ये किसी भी समझदार व्यक्ति का हक बनता है। मारवाड़ में, राजस्थान में कभी किसी ने तो कल्पना करी है, और कल्पना करके बड़े अच्छा उन्होंने एक संवाद सा रच दिया है। और संवाद भी किसका? बिल्ली और चूहे का है। एक बार बिल्ली ने देखा कि बिल के अंदर चूहा है। अब चूहा मुझे खाना है, चूहा अंदर है, मैं तो अंदर जा नहीं सकती कि उसका मुंह छोटा है, मैं अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकती। चूहे को बाहर बुलाऊं तो बात बने। तो चूहे को बाहर बुलाने के लिए बिल्ली ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच के वो एक बात कहती है चूहे को सुना करके। चूहा सुन रहा अंदर है। बिल्ली चूहे से कैसी है? कहती है, इस बिल केरा ऊंदरा, इस बिल केरा ऊंदरा, इस बिल में आ जाए, लाख टका द्यूं रोकड़ा, बैठो बैठो खाए। बिल्ली कह रही है चूहे से कि भाई देखो, मेरी बात सुनो, मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। तुम इस वाले बिल से निकल करके उस वाले बिल में चले जाओ, और बीच का जो फासला छोटा ही तो है, और टाइम भी क्या लगेगा, थोड़ा से टाइम लगेगा, भाग के चले जाना। इस बिल से उस बिल में चले, इतना छोटा सा काम कर लो यदि तुम, तो मैं तुम्हारे को लाख टका दूंगी, लाख टका दूंगी, बैठे बैठे खाना। इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा, बैठे बैठे खाना। एक कवि की, विचारक की, कथाकार की कल्पना है, ऐसा होता कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि लाख टका दूंगी, इस बिल से उस बिल में चला जा। चूहा भी बड़ा समझदार था,
बिल्ली मौसी की चालाकी को समझता था। उसने भी बिल्ली मौसी को बड़ा सटीक, सुंदर, अच्छा जवाब दिया। वो कहता है, चूहा बिल्ली को भू थोड़ी भाड़ो घणो, भू थोड़ी भाड़ो घणो, जीवन जोखा माए, बीच में ही गटकी हुए कहो मासी कुण खाए। चूहा कहता है कि हे बिल्ली मौसी, इस बिल से उस बिल की भूमि तो छोटी सी है, लेकिन तुम तो बहुत बड़ा भाड़ा देने को तैयार हो गई कि तुम 1,00,000 टका मेरे को देना चाहते हो, लेकिन एक छोटे से हिस्से को पार करने में और 1,00,000 टके के चक्कर में जीवन को जोखिम तो है, संकट तो है। वो कहती है कि बीच में तुम मुझे गटक जाओ, खा जाओ, तो क्या भरोसा कि मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। बीच में ही गटकी हूं कहो मासी कुण खाए। तो आपने मुझे बीच में गटक लिया तो 1,00,000 जो टका देना चाहता, बाद में कौन खाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। इस प्रकार ये चूहे और बिल्ली का संवाद उन लोगों को प्रेरित करता है जो लोग पैसे के लालच में अवैध काम करते हैं, गलत काम करते हैं, सरकार विरोधी काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं पैसे के चक्कर में। बाहर विदेशों में बैठे हुए आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोग पैसा देते हैं। जम्मू कश्मीर में तो खुलेआम सबको मालूम था कि मिलिट्री के ऊपर पत्थर फेंकने के पैसे पर डे के हिसाब से उनको मिलते थे, और जो पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वापसी हिंदुस्तान में आके लोगों को मारते हैं, उन आतंकवादियों को बाकायदा उनके परिवार को पैसा मिलता है। लेकिन परिणाम क्या है? मिलिट्री के हाथों मारे जाते हैं और गोलियों के शिकार होते हैं। तो जो लोग चोरी करते हैं, आतंक फैलाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, ऐसे लोग गोली खाते हैं। गोली का मतलब वो दवाई वाली गोली नहीं है। गोली का मतलब सीधे छाती में आके लगेगी, खून का फव्वारा निकल जाता है और व्यक्ति मर जाता है या फिर जेल में सड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं अच्छी नहीं है, विचार करना चाहिए। एक इधर केरल के अंदर कुछ महीने पहले कई किलो सोना विदेश से देश में एक महिला लेकर के आई। उसमें उसकी भूमिका थी, डायरेक्ट तो लेके नहीं आई, उसकी भूमिका थी और वह IFS थी। परिणाम क्या निकला? सोना पॉलिटिशियंस के लिए मंगवाया या आतंकवाद के लिए मंगवाया अलग बात है। उसने मंगवाने में अहम भूमिका अदा करी, कानूनी चीजों को पार करवाया, एयरपोर्ट की भूमिका बनाई। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि वह गिरफ्तार हो गई, सारा करियर चौपट हो गया, नौकरी चली गई। ये सब क्या है? आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अपने लोभ लालच को सीमित करें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे जीवन असुरक्षित बन जाता हो। जीवन को अच्छा शांत बनाने के लिए हमारे को अपनी जो चर्या है उसे नियमित बनाना चाहिए। जब हमारी जीवनचर्या नियमित होती है, अनुशासित होती है, टाइम टेबल से हमारे सारे काम चलते हैं, तो कई प्रकार से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। और हम अपने जीवन में कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। भाई आपके कर्म थे पूर्व भव के, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप जो अच्छा कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। कर्म बेशक आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप अपने जीवन को नियमित बना सकते हैं, अच्छी चर्या को अपना सकते हैं, अच्छे तरीके से जीने के तरीके ढूंढ सकते हैं। और खूब आजकल सब कुछ उजागर है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातें आचार्य ने कही हैं कि सबसे पहला शुद्ध सात्विक भोजन करें, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें, हल्का हो, सुपाच्य हो, सेहत के अनुरूप हो और हम गलत खान पान ना करें और ऐसा भोजन ना करें जो दूषित भोजन है। दूसरा है स्वच्छ जल, साफ पानी का पीना। डॉक्टरों का मानना है कि जो लोग स्वच्छ पानी पीते हैं
उनको पेट संबंधी बीमारियां लगभग नहीं होती। और हमारे देश के अंदर बच्चों और युवाओं के अंदर पेट की जो तकलीफें हैं उसका कारण है खराब पानी की सप्लाई, दूषित पानी का पीना। तो इसलिए पानी अच्छा पिए, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। और हमारे जैन परंपरा में तो पानी को उबाल के ठंडा करके पीने का विधान है, जिससे कि कई प्रकार के ऐसे रोग बीमारियां जो पानी में है वो सब बाहर हो जाती हैं और व्यक्ति को हल्का सुपाच्य पानी पीने को उपलब्ध होता है। तीसरा है शुद्ध जलवायु। शुद्ध जलवायु के अंतर्गत आप मेनली हवा को माने, जहाँ की वायु स्वच्छ है, शीतल है, अच्छी है, जो आपकी सेहत को अच्छा करती है, पूरी ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रही है। तो ये शुद्ध वायु, ये भी सेहत का एक अच्छा तरीका है। और फिर है शुद्ध विचार। आपके विचार शुद्ध है, निर्मल है, कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, प्रतिशोध नहीं है, तो आपके शुद्ध विचार आपको हेल्प करते हैं आपके मन को शांत रखने के लिए। आप द्वेष में रात दिन जलते रहते हैं, ईर्ष्या खूब करते हैं, राग द्वेष खूब करते हैं, तो प्रणाम करें, शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप क्षमा कर दो, शांत हो जाओगे। आप चीजों को, जो फालतू फंड की बातों को इग्नोर करो, आप शांत हो जाएंगे। तो विचारों की शुद्धि, शुद्ध विचारों का होना भी आवश्यक है। रोग बीमारी में की जो जड़ है वो पेट से संबंधित है। किसी ने किसी से पूछा कि भाई रोग की जड़ कहाँ है, रोग की जड़ कहाँ है? तो बड़ा समझदार व्यक्ति था, ये बोला पेट में। बोले अच्छा, अब ये बतलाओ स्वस्थ रहने की, निरोगता की जड़ कहाँ है? बोले पेट में। बोले दोनों चीजें पेट में? बोले हाँ। बोले हम गलत खाएंगे तो समस्या पेट में, अच्छा खाएंगे तो पेट हमारा अच्छा है। तो कहने का मतलब कि पेट के लिए क्या करता है व्यक्ति? अड़ंग बड़ंग खाता रहता है। मैदा पे जोर है तो मैदा 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 खा रहा है, मीठे पे जोर मीठा ही मीठा खा रहा है, तीखे मसाले खाने तीखे मसाले खा रहा है, खूब जो है स्पाइसी खाता है, तले फले खाता है, ऑयली खाता है। परिणाम यह है कि व्यक्ति बीमार होता है। आवश्यकता है कि इन सब चीजों का ध्यान व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। इन चार बातों का ध्यान रखे तो हमारी काफी चीजें सुधर सकती हैं। अशुद्ध व अनियमित भोजन बीमारी का प्रमुख कारण है। अशुद्ध और अनियमित। दुकान पे बैठे हैं, ग्राहकों की लाइन लग रही है, भोजन करने का समय नहीं है। जो भोजन 1 बजे तक कर लेना था वो 3 साढ़े 3 बजे कर रहे हैं। जो भोजन उन लोगों के हिसाब से कह रहा हूं कि जो रात्रि भोजन नहीं करते, टाइम पे कर लेते हैं। और जिनके रात्रि भोजन का नियम नहीं या मर्यादा नहीं, बहुत सारे लोग रात को खाते हैं लेकिन मर्यादा कर रहे हैं, 9 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, या 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं। 11 बजे खा रहे हैं, खाते लेट गए, पेट में अफारा आ गया, गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, ढंग से नींद नहीं आ रही, अगले दिन फिर काम पे लगना है। तो परिणाम ये है कि व्यक्ति जो है अनेक प्रकार की मल्टीपल बीमारियां अपने शरीर में पालता रहता है। आवश्यकता है कि अपने खान पान का ध्यान रखें कि नियमित भोजन यानी समय पर भोजन, जो हमारा नाश्ता, दिन का खाना और शाम का खाना है, टाइम पर हम खाने का ध्यान रखें। लोग बोलते हैं हेल्दी रहने के लिए 7-12-5। 7-12-5 का मतलब क्या है? 7 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, शाम 5 बजे फिर खाना। रात्रि को मत खाओ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो 7-12-5 का जो फार्मूला है ये सेहत के लिए अच्छा है, लोग इसको पालन करें तो अच्छा है। खाने की मात्रा को आप देख सकते हैं भी कम ज्यादा कितनी आपकी सेहत अलाउ करती है, उसका आप ध्यान रखें। पुराने जो लोग 90-90, 100-100 साल जीवित रहते थे, उसके कुछ कारण थे। पुराने लोग होटलों का, रेस्टोरेंट का, बाहर का या ऑर्डर देके मंगाने का खाना नहीं खाते थे, घर का खाना खाते थे और उस खाने में भी सादगी होती थी। आजकल लाल मिर्चों का तड़का और ऊपर तरी लाल लाल ना तैरे तो चैन ही नहीं है। पुराने लोगों के कहा तड़के फड़के लगते थे, एक आध सब्जी खा ली, सिंपल रोटी खा ली, आराम से रहते थे, मेहनत करते थे, सादा भोजन ग्रहण करते, घर का खाना खाते थे, कम बजट में उनका काम आराम से चलता था।
डॉक्टर के तो सालों में कभी एक आध बार डॉक्टर वैद्य के यहाँ जाते थे, ज्यादातर शुद्ध पानी पीना, शुद्ध हवा में रहना, ये उनका काम था। तो आज किसी को ढंग से जीना है, बहुत जरूरी हो तो शहरों में आओ, नहीं तो छोटे गांवों में निकल जाओ, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, नहीं तो परेशानियां झेलने के लिए व्यक्ति तैयार रहे। और आज होटल उद्योग भरपूर बढ़ रहा है। ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा कम हो गया, अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पुनः पकड़ने लगा है। होम डिलीवरी चालू हो ही गई है और चाइनीज फूड का आपको शौक सवार हो ही गया है। भरपूर मैदा आपके पेट में जा रहा है। परिणाम है कि लोगों की सेहतें खराब हो रही हैं। मसाले ठीक है कि सब्जी के स्वाद के लिए आप डालते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में मसाले वो अच्छे नहीं है। अत्यधिक मसाले कई बार पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं और कई तरह की समस्याएं आपके पेट में उत्पन्न करते हैं। अब शुद्ध पानी की बात करें, पुराने समय में आबादी कम थी, कुएं, बावड़ी, तालाब हुआ करते थे और लोग बाल्टी ले जाकर के रज्जू और बाल्टी के द्वारा जो है पानी निकालते थे, घड़ों में भर लेते थे, घर ले आते थे, पीते थे और बड़ी अच्छी सेहत रही, गैस की शिकायत नहीं होती थी। बावड़ियां बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी नक्काशीदार पूरे देश में थी, सब उजाड़ दी, बर्बाद कर दी। तालाब गए, कुएं गए, बावड़ी गए, सबको चौपट कर दिया बढ़ती हुई आबादी ने और भौतिकवाद ने। अब घर घर में नल लग गए हैं, नल को जो है उन्नति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, एक सुविधा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परिणाम ये कि पीछे से पानी जो गवर्नमेंट भेज रही है वो कितना साफ कर्मचारी ने किया, कितना नहीं किया। पब्लिक की डिमांड ज्यादा थी और जो पानी शोधक यंत्र लगे हुए हैं उनकी शुद्ध पानी करने की क्षमता कम है। तो परिणाम ये है कि डिमांड को पूरा करने के लिए कहते हैं हाँ ठीक है आगे भेज दो। जो चीज को 3 बार छानना था उसे 2 बार में छान के भेज दिया। परिणाम ये है कि कई तरह की उस पानी से बीमारियां पनपने की संभावनाएं रहती हैं। बहुत सारे क्षेत्र जो उपेक्षित रहते हैं, जहां 30-30, 40-40 साल से पाइपलाइन को बदला नहीं गया है, पानी का पाइप थोड़ा सा अंदर अंदर जमीन में फट गया, इधर बाजू में सीवरेज का पाइप जा रहा है, इधर सीवरेज का ही फट गया। सीवरेज में क्या जा रहा है, पेशाब और मलमूत्र जा रहा है, वो पानी वाले में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने का परिणाम है कि वो आपके घर में गया, आपने उबाला नहीं, पानी पी लिया और आपके घर में जॉन्डिस हो गया। और एक बार जॉन्डिस ढंग से हो जाए तो व्यक्ति का लीवर 6 महीने तक संभलता नहीं है। तो लीवर डैमेज हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो गया। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जल जनित बीमारियों से बचें। आज लोगों ने अपने घरों फिल्टर, एक्वागार्ड, बिस्लरी का पानी, कई तरह के उपाय करे हैं, लेकिन वो भी समर्थ लोग कर सकते हैं, कमजोर लोग वो भी नहीं कर सकते। गरीब का मरना हर जगह पर है ही है। तो ये सारी स्थितियां आज वर्तमान में देखने में आ रही हैं। और शुद्ध वायु की जहां तक बात है, धूल, धुआं, ये सारे शहरों में है, लंग्स प्रभावित होते हैं। ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, बढ़ भी रही है, बढ़ा भी रहे, कोशिश जारी है, लेकिन आबादी तो शेर की हांडी में 1.25 शेर है ना। आबादी बहुत है, कई तरह की समस्याएं हैं। आज वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जब मेट्रो चलाई गई थी तो उसके पीछे सोच थी कि धरती के जो वाहन है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर वगैरह, इनको कम करें और लोग मेट्रो का यूज करें। आबादी इतनी कि मेट्रो भी फुल चल रही है, नीचे भी फुल चल रहा है। सीएनजी इसलिए लेके आए थे कि पेट्रोल डीजल का जो धुआं वो घातक है, सीएनजी खप जाती है वायुमंडल में, उसका कोई प्रभाव देखने में नहीं आता है। और जगह जगह जो है सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए जाए ताकि एक स्वच्छ एनर्जी लोगों तक पहुंच सके। एटॉमिक पावर प्लांट लगाए जा रहे, क्योंकि जो परमाणु बिजली घर होते हैं उनमें यूरेनियम की जो खपत है उसके द्वारा पॉल्यूशन जो है नहीं फैलता, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और अब एक नई चीज देश में शुरू होने जा रही है, स्मोक टावर, कि धुएं को अपनी ओर खींचने वाले टावर। आप कह रहे हैं स्मोकिंग, तो आप स्मोक, धुआं, सिगरेट, बीड़ी के द्वारा अंदर ले जाते हैं। तो स्मोक टावर दिल्ली में भी प्रारंभ में 3 लगने वाले हैं और उनका टेंडर दे दिया गया है। बड़े बड़े टावर ऊंचे ऊंचे होंगे, चारों तरफ से वो धुआं को, पॉल्यूशन को अपनी ओर खींचेंगे और सारा कार्बन नीचे जाके एक जगह स्टोर हो जाएगा।
फिर कार्बन का भी उपयोग होता है, वो बाद में किसी और चीज के काम लेंगे। तो कई तरह के उपाय चल रहे हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य कि इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। और जहां तक विचार की बात है, शुद्ध विचार में जब आपके शुद्ध विचार होंगे, आप चिंता मुक्त होंगे, शोक और फिक्र से मुक्त होंगे, कषाय मुक्त होंगे, और आपका जीवन बड़ा सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली बनेगा। तो आप इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए अपनी जीवन शैली को सुधारें, और एक जो है अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए आराम तलबी को भी छोड़ना चाहिए कि बस खाए पड़ गए, खाए पड़ गए, खाए पड़ गए, तो परिणाम क्या निकलता है? फैट जो है बढ़ता रहता है। घरों में बर्तन मांजने वाली आती है, झाड़ू पोंछे वाली आती है, कपड़े वाली आती है, यहाँ तक कि किचन में काम करने वाली भी आती हैं। ऐसे घरों की महिलाओं के हाथ गोरे हो सकते हैं, सुकोमल हो सकते हैं, सुंदर बना सकती हैं, फेस को खूब समय दे सकते हैं चमकाने के लिए, लेकिन मूल समस्या तो शरीर में बनी हुई है। आपका जो नगर कोट पेट का है, ये तो बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार मारवाड़ में एक महिला 100 किलो से ज्यादा थी, वजन काफी बढ़ा हुआ था, और उनके पति जो सेठ जी थे वो थोड़ा सा व्यापार काम धंधे मेहनत करते, वो ठीक ठाक थे। तो डॉक्टर को, वैद्य को बुला के लेकर, जी ये बीमार है, कुछ करवाओ। तो कहा कि कुछ मेहनत काम करती हो, चक्की चलाती हो? नहीं। कपड़े धोती हो? नहीं। पोंछा लगाती हो? नहीं। कुछ टहलती घूमती हो? नहीं। बोले फिर तो ये सब समस्याएं होनी है। तो आज जो है पुरुषार्थ मेहनत की कमी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आवश्यकता है कि यहाँ जो महान आचार्य ने 1000 साल पहले मार्गदर्शन किया, वो मार्गदर्शन कल सच्चा था, आज सच्चा है, आगे भी सच्चा रहेगा। हम इन चीजों को समझें और अपने आप के जीवन को अच्छा अनुशासित बनाने का हमारे को प्रयास करना चाहिए।